चैप्टर 9। मैं फ्लोरिडा के तट से दूर चला गया। मछली पकड़ना अच्छा था। मैं स्टॉक से बाहर था। मेरा दिमाग आसान था। मैं अच्छा समय बिता रहा था। एक दिन पाम बीच से कुछ दोस्त मोटर बोट में सवार होकर आए। उनमें से एक अपने साथ एक अखबार लाया। मैंने कुछ दिनों में एक को नहीं देखा था और न ही एक को देखने की कोई इच्छा महसूस की थी। मुझे ऐसी किसी भी खबर में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो वह छापे। लेकिन मैंने उस पर नजर डाली जिसे मेरा दोस्त यॉट पर लाया था, और मैंने देखा कि बाजार में एक बड़ी रैली थी, 10 अंक और बहुत कुछ। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं उनके साथ किनारे पर जाऊंगा। समय समय पर मध्यम रैलियां उचित थीं, लेकिन बेयर मार्केट खत्म नहीं हुआ था, और यहाँ वॉल स्ट्रीट या मूर्ख जनता या हताश बुलहित थे जो मॉनेटरी कंडीशंस की डिसरिगार्डिंग करते थे और कीमतों को कारण से परे चिन्हित करते थे या किसी और को ऐसा करने देते थे। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मुझे बस बाजार पर एक नज़र डालनी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत कोटेशन बोर्ड को देखने की थी। मेरे ब्रोकर हॉर्डिंग ब्रदर्स का पाम बीच में एक ब्रांच ऑफिस था। जब मैं अंदर गया तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्हें मैं जानता था। उनमें से ज्यादातर बुलिश की बात कर रहे थे। वे उस प्रकार के थे जो टेप पर ट्रेड करते हैं और क्विक एक्शन चाहते हैं। ऐसे ट्रेडर्स बहुत दूर तक देखने की परवाह नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी खेल स्टाइल की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि कैसे मैं न्यूयॉर्क ऑफिस में बॉय प्लंजर के नाम से फेमस हो गया। बेशक लोग हमेशा एक साथी की जीत और उसके द्वारा स्विंग्स हुई लाइन के आकार को बढ़ाते हैं। ऑफिस के साथियों ने सुना था कि मैंने न्यूयॉर्क में बे की तरफ से हत्या कर दी थी और अब उन्हें उम्मीद थी कि मैं फिर से छोटी तरफ गिर जाऊंगा। उन्होंने खुद सोचा था कि रैली आगे भी अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने इसे लड़ना अपना कर्तव्य समझा। मैं मछली पकड़ने की यात्रा पर फ्लोरिडा आया था। मैं काफी गंभीर तनाव में था और मुझे अपनी छुट्टी की जरूरत थी। लेकिन जिस मोमेंट मैंने देखा कि प्राइसेस में सुधार कितनी दूर चला गया है, मुझे अब छुट्टी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब मैं तट पर आया तो मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता था कि मुझे स्टॉक बेचना चाहिए। मैं सही था, और मुझे इसे पैसे से कहकर अपने पुराने और एकमात्र तरीके से साबित करना होगा। सामान्य लिस्ट को बेचना एक प्रॉपर, स्मार्ट, प्रॉफिटेबल और यहाँ तक देशभक्तिपूर्ण एक्शन होगी। कोटेशन बोर्ड पर मैंने जो पहली चीज देखी वो यह थी कि एनाकोंडा 300 को पार करने के पॉइंट पर थी। यह छलांग और सीमा से ऊपर जा रहा था और इसमें स्पष्ट रूप से एक आक्रामक बुल पार्टी थी। यह मेरा एक पुराना ट्रेडिंग थियरी था कि जब कोई स्टॉक पहली बार 100 या 200 या 300 को पार करता है तो कीमत सम आंकड़े पर नहीं रुकती है बल्कि एक अच्छा सौदा अधिक हो जाती है, ताकि अगर आप इसे पार करते ही इसे खरीद लें। लाइन आपको लाभ दिखाना लगभग सर्टेन है। डरपोक लोग नए उच्च रिकॉर्ड पर स्टॉक खरीदना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा गाइड करने के लिए मेरे पास ऐसे मूवमेंट्स का हिस्ट्री था। एनाकोंडा केवल क्वार्टर स्टॉक था, यानी शेयरों का बराबर $25 था। इसके 400 शेयरों को अन्य शेयरों के सामान्य 100 शेयरों के बराबर करने के लिए लिया गया, जिसका पार वैल्यू $100 था। मुझे लगा कि जब यह 300 को पार कर गया तो इसे चलते रहना चाहिए और शायद एक पल में 340 को छूना चाहिए। मैं बेरिश का था, याद रखें, लेकिन मैं एक टेप रीडिंग ट्रेडर भी था। मैं एनाकोंडा को जानता था। अगर यह मेरे विचार के अनुसार चला तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जो कुछ भी तेजी से चलता है वो हमेशा मुझे आकर्षित करता है। मैंने पेशेंस और कसकर बैठना सीख लिया है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बेड़े की मूवमेंट के लिए है। और एनाकोंडा निश्चित रूप से आलसी नहीं था। मेरी इसे खरीदना क्योंकि यह 300 को पार कर गया था।
मेरी टिप्पणियों की कंफर्मिंग करने की इच्छा से प्रेरित था, जो हमेशा मुझ में मजबूत था। तभी टेप कह रहा था कि बाइंग सेलिंग से ज्यादा मजबूत है और इसलिए सामान्य रैली आसानी से थोड़ी आगे बढ़ सकती है। कम जाने से पहले इंतजार करना ही समझदारी होगी। फिर भी मैं वेट के लिए खुद को वेजेस भी दे सकता हूँ। ये एनाकोंडा से जल्दी 30 पॉइंट्स निकालकर पूरा किया जाएगा। पूरे बाजार में बेरिश और उस एक शेयर पर बुलिश। इसलिए मैंने एनाकोंडा के 32,000 शेयर यानी 8,000 पूरे शेयर खरीदे। यह एक अच्छा सा फ्लायर था, लेकिन मुझे अपने प्रेमिसेस के बारे में यकीन था और मुझे लगा कि लाभ बाद में बेयर के ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल मार्जिन को बढ़ाने में मदद करेगा। अगले दिन नॉर्थ की ओर तूफान या किसी अन्य प्रकार के तूफान के कारण टेलीग्राफ के वायर्स नीचे आ गए। मैं होर्डिंग के ऑफिस में न्यूज़ की वेट कर रहा था। भीड़ चीर चबा रही थी और हर तरह की बातें सोच रही थी, जैसा कि स्टॉक ट्रेडर्स करेंगे जब वे ट्रेड नहीं कर सकते। फिर हमें उस दिन केवल एक ही क्वोटेशन मिला, एनाकोंडा 292। मेरे साथ एक व्यक्ति था, एक ब्रोकर जिससे मैं न्यूयॉर्क में मिला था। वो जानता था कि मेरे पास लंबे समय से 8,000 पूरा शेयर थे और मुझे संदेह है कि उसके पास अपने कुछ हिस्से थे, क्योंकि जब हमें वो एक क्वोटेशन मिला तो वो निश्चित रूप से फिट था। वो यह नहीं बता सका कि उस समय स्टॉक और 10 पॉइंट्स गिर गया था या नहीं। एनाकोंडा जिस तरह ऊपर गया था, उसके लिए 20 पॉइंट्स टूटना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम चिंता मत करो जॉन, कल सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। वो बेहतर जानता था, वो उस तरह का था। तो मैं हंसा और मैं ऑफिस में इंतजार कर रहा था अगर कुछ क्वोटेशन के माध्यम से छल किया। लेकिन नहीं सर, हमें बस इतना ही मिला। एनाकोंडा 292। इसका मतलब मेरे लिए लगभग $1 लाख का कागज का नुकसान था। मैं क्विक एक्शन चाहता था। खैर, मुझे मिल रहा था। अगले दिन वायर्स काम कर रहे थे और हमें हमेशा की तरह कोटेशन मिले। एनाकोंडा 298 पर खुला और 302.4 तक चला गया, लेकिन बहुत जल्द यह फीका पड़ने लगा। साथ ही बाकी बाजार आगे की रैली के लिए सही काम नहीं कर रहे थे। मैंने अपना मन बना लिया कि अगर एनाकोंडा 301 पर वापस चला गया तो मुझे पूरी बात को एक फेक मूवमेंट मानना चाहिए। एक लेजिटिमेट एडवांस पर कीमत बिना रुके 310 हो जानी चाहिए थी। अगर इसके बजाय यह रिएक्टेड करता है तो इसका मतलब है कि मिसालें मुझे विफल कर चुकी हैं और मैं गलत था। और जब एक आदमी गलत होता है तो केवल एक ही काम करना होता है, गलत को छोड़कर सही होना। मैंने 30 या 40 पॉइंट की ज्यादा होना की उम्मीद में 8,000 फुल शेयर खरीदे थे। यह मेरी पहली गलती नहीं होगी, न ही मेरा आखिरी। निश्चित रूप से एनाकोंडा 301 पर वापस गिर गया। जिस मोमेंट उसने उस आंकड़े को छुआ, मैं टेलीग्राफ ऑपरेटर के पास गया। उनके पास न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए एक सीधा वायर था और मैंने उससे कहा, मेरे सभी एनाकोंडा को बेच दें। 8,000 फुल शेयर, मैंने धीमे वॉइस में कहा। मैं नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले कि मैं क्या कर रहा था। उसने मुझे लगभग डरावनी दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास सब कुछ है। निश्चित रूप से, मिस्टर लिविंगस्टन। आपका मतलब बाजार में नहीं है। और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लापरवाह दलाल द्वारा बम एग्जीक्यूशन के माध्यम से अपने स्वयं के लाखों लोगों को खोने जा रहा था। लेकिन मैंने अभी उससे कहा, इसे बेच दो। इसके बारे में बहस मत करो। 2 ब्लैक लड़के, जिम और ओली, ऑपरेटर और मेरी बात सुनकर ऑफिस में थे। वे बड़े ट्रेडर्स थे जो ओरिजिनली रूप से शिकागो से आए थे, जहां वे व्हीट में फेमस सवार थे, और अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारी ट्रेडर्स थे। वे बहुत अमीर थे और मेले के लिए हाई रोलर्स थे।
जैसे ही मैंने टेलीग्राफ ऑपरेटर को कोटेशन बोर्ड के सामने अपनी सीट पर वापस जाने के लिए छोड़ा, ओलिवर ब्लैक ने मुझे सिर हिलाया और मुस्कुराया। आपको खेद होगा, लैरी, उन्होंने कहा। मैं रुका और उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कल आप इसे वापस खरीद लेंगे। क्या वापस खरीदना? मैंने कहा, मैंने टेलीग्राफ ऑपरेटर को छोड़कर किसी सोल को नहीं बताया था। एनाकोंडा, उन्होंने कहा, आप इसके लिए 320 का भुगतान करेंगे। लैरी, यह तुम्हारा एक अच्छा कदम नहीं था। और वो फिर मुस्कुराया। क्या नहीं था? और मैं निर्दोष लग रहा था? ओली ब्लैक ने कहा, बाजार में अपना 8000 एनाकोंडा बेचना, वास्तव में उस पर जोर देना। मुझे पता था कि वो बहुत चालाक होना चाहिए था और हमेशा अंदरूनी खबरों पर कारोबार करता था। लेकिन वो मेरे बिजनेस को इतनी एक्यूरेटली से कैसे जानता था? यह मेरे से परे था। मुझे यकीन था कि ऑफिस ने मुझे दूर नहीं किया था। ओली, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने उससे पूछा। वो हंसे और मुझसे कहा, मुझे चार्ली क्रेट्जर से मिला। वो टेलीग्राफ ऑपरेटर था, लेकिन वो कभी अपनी जगह से नहीं हटे। मैंने कहा, मैं आपको और उसे फुसफुसाते हुए नहीं सुन सकता था। वो मुस्कुराया। लेकिन मैंने आपके लिए न्यूयॉर्क ऑफिस को भेजे गए संदेश के हर शब्द को सुना। मैंने सालों पहले टेलीग्राफी सीखी थी जब एक संदेश में एक गलती पर मेरा बड़ा विवाद था। तब से जब मैं वो करता हूँ जो आपने किया था तो अभी एक आदेश दें। एक ऑपरेटर को मुंह से बोलकर मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ऑपरेटर संदेश भेजता है जैसा कि मैं उसे देता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे नाम से क्या भेजता है, लेकिन आपको खेद होगा कि आपने एनाकोंडा को बेच दिया। यह 500 पर जा रहा है। यह यात्रा नहीं। ओली, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इसके बारे में बहुत अहंकारी हो। मैं नहीं। टेप, मैंने कहा। वहाँ कोई टिकर नहीं था, इसलिए कोई टेप नहीं था। लेकिन वो जानता था कि मेरा क्या मतलब है। मैंने उन पक्षियों के बारे में सुना है, उन्होंने कहा, जो टेप को देखते हैं और कीमतों को देखने के बजाय वे स्टॉक के अराइवल और डिपार्चर की रेलरोड टाइम टेबल देखते हैं। लेकिन वे गद्देदार सेल्स में थे जहां वे नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई। मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय वो लड़का मेरे लिए एक मेमोरेंडम लेकर आया था। उन्होंने 5000 शेयर 299-3/4 पर बेचे थे। मुझे पता था कि हमारे कोटेशन बाजार से थोड़ा पीछे हैं। पाम बीच पर बोर्ड पर कीमत जब मैंने ऑपरेटर को बेचने का आदेश दिया तो 301 था। मुझे इतना सर्टेन महसूस हुआ कि उसी मोमेंट न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक वास्तव में जिस कीमत पर बेच रहा था वो कम था कि अगर किसी ने 296 पर मेरे हाथों से स्टॉक लेने की ऑफर की थी। मुझे स्वीकार करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। जो हुआ वो आपको दिखाता है कि मैं कभी भी लिमिट्स पर ट्रेडिंग नहीं करने में सही हूँ। मान लीजिए मैंने अपना सेलिंग प्राइस 300 तक लिमिटेड कर दिया था। मैंने इसे कभी नहीं निकाला होता। नहीं सर, जब बाहर निकलना हो तो निकल जाओ। अब मेरे स्टॉक की कीमत मुझे लगभग 300 है। उन्होंने 299-3/4 पर निश्चित रूप से 500 शेयर पूरे शेयर बंद कर दिए। अगले 1000 वे 299-5/8 पर बिके। फिर आधा पर 100, 3/8 पर 200 और 1/4 पर 200। मेरा अंतिम स्टॉक 298-3/4 पर चला गया। पिछले 100 शेयरों से छुटकारा पाने में होर्डिंग के सबसे चतुर फ्लो मैन को 15 मिनट लगे। वे इसे खुलेआम रूप से खोलना नहीं चाहते थे। जिस मोमेंट मुझे अपने पिछले लंबे स्टॉक की बिक्री की रिपोर्ट मिली, मैंने वही करना शुरू कर दिया जो मैं वास्तव में करने के लिए आया था, यानी स्टॉक बेचने के लिए। मुझे बस करना था। बिकवाली की भीख मांगते अपनी बेहुदा रैली के बाद बाजार में छा गया। क्यों? लोग फिर से तेजी की बातें करने लगे थे। हालांकि
बाजार की चाल ने मुझे बताया कि रैली ने अपना रास्ता तय कर लिया था। उन्हें बेचना सुरक्षित था, इसमें रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। अगले दिन एनाकोंडा 296 से नीचे खुला। ओलिवर ब्लैक, जो एक और रैली की वेट कर रहा था, जॉनी ऑन द स्पॉट होने के लिए जल्दी नीचे आ गया था जब स्टॉक 320 को पार कर गया था। मुझे नहीं पता कि वो कितना लंबा था या कि क्या वो इससे बहुत लंबा था, लेकिन जब उन्होंने शुरुआती कीमतों को देखा तो वो नहीं हंसे, न ही बाद में जब स्टॉक और भी अधिक टूट गया और पाम बीच में रिपोर्ट हमारे पास वापस आई कि इसके लिए कोई बाजार नहीं था। बेशक वो सभी कॉन्फर्मेशन थे जिनकी किसी भी आदमी को जरूरत थी। मेरा बढ़ता हुआ पेपर प्रॉफिट मुझे याद दिलाता रहा कि मैं सही था। घंटे दर घंटे स्वाभाविक रूप से मैंने कुछ और स्टॉक बेचे, सब कुछ। यह एक बेयर बाजार था, वे सब नीचे जा रहे थे। अगले दिन शुक्रवार था, वाशिंगटन का जन्मदिन। मैं फ्लोरिडा और मछली में नहीं रह सकता क्योंकि मैंने अपने लिए एक बहुत ही उचित छोटी लाइन रखी थी। न्यूयॉर्क में मेरी जरूरत थी। मेरी जरूरत किसे थी? मैंने किया। पाम बीच बहुत दूर था। आगे पीछे टेलीग्राफ करने में बहुत अधिक वैल्यूएबल समय नष्ट हो गया। मैं न्यूयॉर्क के लिए पाम बीच से निकला। सोमवार को मुझे सेंट ऑगस्टीन में 3 घंटे लेटना पड़ा, एक ट्रेन की वेट में। वहाँ एक ब्रोकर्स का ऑफिस था और स्वाभाविक रूप से मुझे यह देखना था कि जब मैं वेट कर रहा था तो बाजार कैसे कार्य कर रहा था। एनाकोंडा ने पिछले ट्रेडिंग दिन से कई पॉइंट्स तोड़े थे। वास्तव में यह तब तक नीचे जाना बंद नहीं करता जब तक कि बड़ा ब्रेक नहीं गिर जाता। मैं न्यूयॉर्क गया और लगभग 4 महीने तक बेयर के साइड में ट्रेडेड किया। बाजार में पहले की तरह बार बार रैलियां होती थीं और मैं उन्हें ढककर फिर से बाहर करता रहा। मैं सख्ती से नहीं बोल रहा था, कसकर बैठ गया। याद रखें, मैंने सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप के झटके से कमाए गए $3 लाख में से हर 1% खो दिया था। मैं सही था और फिर भी टूट गया था। मैं अब सुरक्षित खेल रहा था क्योंकि नीचे होने के बाद एक आदमी ऊपर उठने का आनंद लेता है, भले ही वो टॉप पर न हो। पैसा बनाने का तरीका इसे बनाना है। बड़ा पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल सही समय पर सही होना है। इस बिजनेस में मनुष्य को थियोरी एंड प्रैक्टिस दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। एक सट्टेबाज को केवल एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, उसे एक स्टूडेंट और एक सट्टेबाज दोनों होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा किया, भले ही अब मैं देख सकता हूं कि मेरा कैंपेन चतुराई रूप से कहां इनसफिशिएंट था। गर्मी आते ही बाजार में सन्नाटा छा गया। यह एक चिंच थी कि पतझड़ के साथ साथ बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। मुझे पता था कि हर कोई यूरोप चला गया था या जा रहा था। हालांकि यह मेरे लिए एक अच्छा कदम होगा, इसलिए मैंने सफाई की। जब मैं यूरोप के लिए रवाना हुआ तो मैं अच्छे के लिए 3/4 मिलियन से अधिक था। मेरे लिए यह कुछ बैलेंस की तरह लग रहा था। मैं एक्सलेस बैस में आनंद ले रहा था। मैंने अपनी छुट्टी अर्न की थी। ऐसी जगह पर होना अच्छा था जहां बहुत सारा पैसा और दोस्त और परिचित हों और हर कोई अच्छा समय बिताने का इरादा रखता हो। एक्स में उसके होने के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। वॉल स्ट्रीट इतनी दूर थी कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, और यह यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के किसी भी रिजॉर्ट के बारे में जितना कह सकता है उससे कहीं अधिक है। मुझे शेयर बाजार के बारे में बात करने के लिए सुनने की जरूरत नहीं थी। मुझे ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास काफी लंबे समय तक टिकने के लिए पर्याप्त था, और इसके अलावा जब मैं वापस आया तो मुझे पता था कि उस गर्मी में मैं यूरोप में जितना खर्च कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक बनाने के लिए क्या करना है। एक दिन मैंने पेरिस हेरल्ड में न्यूयॉर्क से एक डिस्पैच देखा कि स्मेल्टर्स ने एक एक्स्ट्रा डिविडेंड की घोषणा की थी। उन्होंने शेयर की कीमत बढ़ा दी थी और पूरा बाजार काफी मजबूत होकर वापस आ गया था। बेशक इसने
मेरे लिए एक्स में सब कुछ बदल दिया। समाचार का सीधा सा मतलब था कि बुल गैंग अभी भी सामान्य ज्ञान और सामान्य ईमानदारी के खिलाफ परिस्थितियों के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि क्या आ रहा है और तूफान आने से पहले स्टॉक उतारने के लिए ऐसी योजनाओं का सहारा ले रहे थे। यह संभव है कि वे वास्तव में विश्वास नहीं करते थे कि खतरा उतना गंभीर या निकट था जितना मैंने सोचा था। गली के बड़े आदमी पॉलिटिशियंस या सादे चूसने वालों के रूप में इच्छाधारी विचारक होने की संभावना रखते हैं। मैं खुद उस तरह से काम नहीं कर सकता। एक सट्टेबाज में ऐसा रवैया घातक है। शायद सिक्योरिटीज का मैन्युफैक्चरर या नए एंटरप्राइजेस का प्रमोटर आशा जाग में लिप्त हो सकता है। सभी इवेंट्स में मुझे पता था कि सभी बुल मैनिपुलेशन को उस बेयर बाजार में विफलता के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही मैंने डिस्पैच पढ़ा, मुझे पता था कि आराम से रहने के लिए केवल एक ही काम करना है, और वो था स्मेल्टर्स को कम बेचना। क्यों? इनसाइडर्स लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए अपने घुटनों पर जितना भीख मांगी। जब उन्होंने पैसे की दहशत के कगार पर डिविडेंड रेट बढ़ा दी, यह आपके बॉयहुड के पुराने हिम्मत जितना ही क्रुद्ध करने वाला था। उन्होंने मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक को कम बेचने का साहस किया। मैंने स्मेल्टर्स में बिक्री के कुछ ऑर्डर दिए और न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों को सलाह दी कि वे इससे कम रहें। जब मुझे ब्रोकर्स से मेरी रिपोर्ट मिली तो मैंने देखा कि उन्हें जो कीमत मिली थी वो पैरिस हेरल्ड में मेरे द्वारा देखे गए क्वोटेशन से 6 पॉइंट्स कम थी। यह आपको दिखाता है कि स्थिति क्या थी। मेरी योजना महीने के अंत में पैरिस लौटने की थी और लगभग 3 सप्ताह बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, लेकिन जैसे ही मुझे अपने ब्रोकर से केपेबल रिपोर्ट मिली, मैं वापस पैरिस चला गया। उसी दिन जब मैं पहुंचा तो मैंने स्टीमशिप ऑफिसर्स में फ़ोन किया और पाया कि अगले दिन न्यूयॉर्क के लिए एक तेज बोट जा रही थी। मैंने इसे ले लिया। वहां मैं न्यूयॉर्क में अपनी ओरिजिनल प्लान से लगभग 1 महीने पहले था, क्योंकि यह बाजार की कमी के लिए सबसे आरामदायक जगह थी। मेरे पास मार्जिन के लिए $500,000 से अधिक कैश अवेलेबल था। मेरी वापसी मेरे बेरिश के कारण नहीं बल्कि मेरे लॉजिकल होने के कारण हुई। मैंने और स्टॉक बेचे। जैसे जैसे पैसा सख्त होता गया, कॉल मनी की रेट्स ऊंची होती गईं और शेयरों की कीमतें कम होती गईं। मैंने इसका प्रेडिक्शन किया था। पहले तो मेरी फोरसाइट ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन अब मैं सही था और सफल हो रहा था। हालांकि असली खुशी इस कॉन्शियसनेस में थी कि एक ट्रेडर के रूप में मैं सही रास्ते पर था। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। कोई और अधिक झुकाव नहीं, कोई आधा सही तरीका नहीं। टेप पढ़ना खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो सही समय पर शुरुआत हो रही थी, इसलिए अपनी स्थिति पर अड़ा हुआ था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी खोज यह थी कि एक आदमी को सामान्य परिस्थितियों का स्टडी करना चाहिए, उन्हें आकार देना चाहिए ताकि वे प्रोबेबिलिटीज का अनुमान लगा सकें। शॉर्ट में, मैंने जान लिया था कि मुझे अपने पैसे के लिए काम करना है। मैं अब आंख बंद करके सट्टेबाजी नहीं कर रहा था या खेल की टेक्निक्स में महारत हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि कड़ी मेहनत और स्पष्ट सोच से अपनी सफलता अर्जित करने के साथ था। मुझे यह भी पता चला था कि चूसने वाले नाटक करने के खतरे से कोई भी सुरक्षित नहीं था, और एक चूसने वाले खेलने के लिए एक आदमी को चूसने वाला पे मिलता है, क्योंकि पेमास्टर काम पर है और आपके पास आने वाले पे एनवलप को कभी नहीं खोता है। हमारे ऑफिस ने बहुत पैसा कमाया। मेरे अपने ऑपरेशन इतने सफल रहे कि उनके बारे में बात की जाने लगी और कुछ रूप से बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। मुझे वेरियस शेयरों में ब्रेक शुरू करने का क्रेडिट दिया गया। जिन लोगों को मैं नाम से नहीं जानता था, वे आते थे और मुझे बधाई देते थे। वे सभी सोचते थे कि मेरे द्वारा कमाया गया धन सबसे अद्भुत चीज है। उन्होंने उस समय के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जब मैंने पहली बार उनसे बेरिश की बात की थी, और उन्होंने
सोचा था कि मैं एक पागल बै था जो शेयर बाजार में हारे हुए व्यक्ति के प्रतिशोधी गुस्से के साथ था। कि मैंने देखा था कि पैसे की परेशानी कुछ भी नहीं थी। मेरे ब्रोकर्स के बुककीपर ने मेरे नाम के तहत लेजर के क्रेडिट साइड पर स्याही की 1/3 बूंद का इस्तेमाल किया था। यह उनके लिए एक अद्भुत अचीवमेंट थी। फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि वेरियस ऑफिसर्स में हॉर्डिंग ब्रदर्स के ऑफिस में बॉय प्लंजर को बुल गुटों के खिलाफ हर तरह की धमकी देने के रूप में कोटेड किया गया था, जिन्होंने विभिन्न शेयरों की कीमतों को मार्क करने की कोशिश की थी, जब तक कि यह स्पष्ट था कि बाजार बाउंड था। बहुत निचले स्तर की तलाश करें। आज तक वे मेरे छापे की बात करते हैं। सितंबर के बाद वाला से मनी मार्केट पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा था, लेकिन चमत्कारों में विश्वास ने लोगों को अपनी सट्टा होल्डिंग से बचा हुआ बेचने से रोक दिया। क्यों? एक ब्रोकर ने मुझे अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक कहानी सुनाई जिससे मुझे अपने संयम पर लगभग शर्मिंदगी महसूस हुई। आपको याद होगा कि मनी पोस्ट के आसपास मनी लोन्स एक्सचेंज के फर्श पर किया जाता था। जिन ब्रोकर्स को अपने बैंकों से कॉल लोन का भुगतान करने के लिए नोटिस मिला था, वे सामान्य रूप से जानते थे कि उन्हें नए सिरे से कितना पैसा उधार लेना होगा, और निश्चित रूप से बैंकों को उनकी स्थिति पता थी जहां तक लोन योग्य फंड्स का संबंध था, और जिनके पास लोन के लिए धन था वे इसे एक्सचेंज को भेज देंगे। इस बैंक के पैसे को कुछ ब्रोकर्स द्वारा हैंडल्ड किया जाता था जिनका प्रिंसिपल बिजनेस समय लोन्स था। दोपहर के करीब दिन के लिए रिन्यूअल रेट पोस्ट की गई थी। आमतौर पर यह उस समय तक किए गए लोन्स का एक फेयर एवरेज दर्शाता है। बिजनेस एक नियम के रूप में बिड्स और ऑफर्स द्वारा खुले तौर पर लेन देन किया जाता था, ताकि सभी को पता चले कि क्या हो रहा है। दोपहर से करीब 2 बजे के बीच आमतौर पर पैसों का ज्यादा बिजनेस नहीं होता था, लेकिन डिलीवरी के समय के बाद यानी दोपहर 2:15 बजे ब्रोकर्स को पता होगा कि दिन के लिए उनकी कैश की स्थिति क्या होगी, और वे या तो मनी पोस्ट पर जा सकते थे और बैलेंसेस लोन दे सकते थे जो उनके पास थी, या उन्हें जो चाहिए था उधार लेने के लिए। यह धंधा भी खुलेआम किया जाता था। ठीक है, अक्टूबर की शुरुआत में जिस ब्रोकर के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि ब्रोकर्स मिल रहे हैं, इसलिए वे मनी पोस्ट पर नहीं गए जब उनके पास कर्ज के लिए पैसा था। इसका कारण यह था कि कुछ जाने माने कमीशन हाउस के सदस्य वहां पहरे पर थे, जो पैसे के किसी भी ऑफरिंग्स को छीनने के लिए तैयार थे। बेशक कोई भी लेंडर जिसने पब्लिकली रूप से धन की पेशकश की, वो इन फर्मों को उधार देने से मना नहीं कर सकता था। वे सॉल्वेंट थे और कोलैटरल काफी अच्छा था, लेकिन परेशानी यह थी कि एक बार जब इन फर्मों ने कॉल पर पैसा उधार लिया तो लेंडर को वो पैसा वापस मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि वे इसे वापस नहीं कर सकते हैं और लेंडर को लोन को रीन्यू करना होगा। तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हाउस जिसके पास अपने साथियों को लोन देने के लिए पैसा था, वो अपने आदमियों को पोस्ट के बजाय फर्श के बारे में भेजता था, और वे अच्छे दोस्तों से फुसफुसाते थे, सो चाहिए। अर्थ, क्या आप $1,00,000 उधार लेना चाहते हैं? बैंकों के लिए काम करने वाले मनी ब्रोकर्स ने प्रेजेंटली में उसी योजना को अपनाया, और मनी पोस्ट को देखना निराशाजनक था। इसके बारे में सोचो, क्यों? उसने मुझे यह भी बताया कि यह स्टॉक एक्सचेंज के शिष्टाचार की बात थी, जो अक्टूबर के दिनों में कर्जदार के लिए अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद बनाता था। आप देखिए, इसमें पर एनम 100 से 150% के बीच उतार चढ़ाव आया। मुझे लगता है कि बोरोअर को रेट तय करने की अनुमति देकर लेंडर को कुछ अजीब तरीके से सूदखोर की तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन आप शर्त लगाते हैं कि उसे उतना ही मिला जितना बाकी। लेंडर ने स्वाभाविक रूप से हाई रेट का भुगतान न करने का सपना नहीं देखा था। उन्होंने फेयर खेला और दूसरों ने जो कुछ भी किया वो भुगतान किया। उसे जिस चीज की जरूरत थी वो थी।
पैसा और उसे पाकर खुशी हुई। हालात बद से बदतर होते गए। अंत में बुल्स और आशावादियों और इच्छाधारी विचारकों और उन विशाल भीड़ के लिए गणना का भयानक दिन आया, जो शुरुआत में एक छोटे से नुकसान के दर्द से डरते थे, अब एनेस्थेटिक्स के बिना पूरी तरह से विच्छेदन का सामना करने वाले थे। एक दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, 24 अक्टूबर 1907। पैसे की भीड़ की रिपोर्ट ने शुरुआती संकेत दिया कि बोरोअर्स को जो कुछ भी पूछने के लिए लेंडर्स ने उचित समझा, वो भुगतान करना होगा। घूमने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उस दिन पैसे की भीड़ सामान्य से बहुत अधिक थी। जब उस दोपहर डिलीवरी का समय आया तो मनी पोस्ट के आसपास 100 ब्रोकर्स रहे होंगे। प्रत्येक को उस पैसे को उधार लेने की उम्मीद थी जिसकी उसकी फर्म को अर्जेंटली नीडेड थी। पैसे के बिना उन्हें वह स्टॉक बेचना चाहिए जो वे मार्जिन पर बेच रहे थे, किसी भी कीमत पर उन्हें बाजार में मिल सकता है, जहां खरीदार पैसे के रूप में रहे थे और तब नजर में $1 नहीं था। मेरे दोस्त का साथी मेरे जैसा ही बेरिश वाला था, इसलिए फर्म को उधार नहीं लेना पड़ा। लेकिन मेरे दोस्त, जिस ब्रोकर के बारे में मैंने आपको बताया था, मनी पोस्ट के चारों ओर सुस्त चेहरों को देखकर मेरे पास आया। वो जानता था कि मेरे पास पूरे बाजार की भारी शॉर्ट है। उन्होंने कहा, माय गॉड लैरी, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ देना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी सबका भंडाफोड़ हुआ है। आप स्टॉक नहीं बेच सकते हैं और वहाँ बिल्कुल पैसा नहीं है। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछ लिया। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो था, क्या आपने कभी ग्लास बेल में माउस के क्लासरूम एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? जब वे बेल से हवा को पंप करना शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं कि बेचारा चूहा तेजी से सांस लेता है। इसके किनारे अधिक काम करने वाली ढांकनी की तरह गर्म होते हैं। बेल में घटती सप्लाई से इनफ ऑक्सीजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे तब तक घुटते हुए देखते हैं जब तक कि इसकी आंखें उनकी जेब से लगभग बाहर नहीं निकल जाती, हौंफते हुए मर जाती हैं। जब मैं मनी पोस्ट पर भीड़ देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं, कहीं भी पैसा नहीं है और आप शेयरों को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो पूरी सड़क टूट गई है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक स्मैश आते देखा था, लेकिन नहीं। मैं मानता हूँ, हमारे हिस्ट्री में सबसे खराब दहशत। अगर यह बहुत आगे जाता है तो यह किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। अंत में यह स्पष्ट हो गया कि पैसे के लिए पोस्ट पर वेट करने का कोई फायदा नहीं था। कोई होने वाला नहीं था। फिर नरक टूट गया। स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट मिस्टर R.H. थॉमस, इसलिए मैंने दिन में बाद में सुना, यह जानते हुए कि गली का हर घर डिजास्टर की ओर अग्रसर था, सहायता की तलाश में निकल पड़ा। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सबसे अमीर बैंक नेशनल सिटी बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स टिलमैन से मुलाकात की। उसका दावा यह था कि उसने कभी भी 6% से अधिक की रेट से लोन नहीं दिया। स्टिलमैन ने सुना कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट का क्या कहना है। फिर उसने कहा, मिस्टर थॉमस, हमें इस बारे में मिस्टर मॉर्गन से जाकर मिलना होगा। हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे विनाशकारी दहशत को दूर करने की उम्मीद में 2 व्यक्ति JP मॉर्गन एंड कंपनी के ऑफिस में एक साथ गए और मिस्टर मॉर्गन को देखा। मिस्टर थॉमस ने उनके सामने मामला रखा। जैसे ही उन्हें बोलने का मौका मिला, मिस्टर मॉर्गन ने कहा, एक्सचेंज में वापस जाओ और उन्हें बताओ कि उनके लिए पैसा होगा। कहाँ? बैंकों में। उन महत्वपूर्ण समय में मिस्टर मॉर्गन में सभी पुरुषों का विश्वास इतना मजबूत था कि थॉमस ने आगे के डिटेल्स की वेट नहीं की, बल्कि अपने मौत की सजा वाले फेलो मेंबर्स को राहत देने की घोषणा करने के लिए एक्सचेंज के फ्लो पर वापस आ गए। फिर दोपहर के 2:30 बजे से पहले JP मॉर्गन ने वन एम्बर्ग एंड एटबरी के जॉन टी एटबरी, जो JP
मॉर्गन एंड कंपनी के साथ क्लोज रिलेशंस रखने के लिए जाने जाते थे। को पैसे की भीड़ में भेजा। मेरे दोस्त ने कहा कि पुराना ब्रोकर जल्दी से मनी पोस्ट पर चला गया। उसने रिवाइवल मीटिंग में एक उपदेशक की तरह हाथ उठाया। भीड़, जिसे पहले प्रेसिडेंट थॉमस की घोषणा से कुछ हद तक शांत किया गया था, डरने लगी थी कि राहत योजनाओं का मस्कैरेड हो गया था और सबसे बुरा अभी आना बाकी था। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर एटबरी के चेहरे की ओर देखा और उन्हें अपना हाथ उठाते देखा तो वे तुरंत डर गए। इसके बाद के साइलेंस में मिस्टर एटबरी ने कहा, मैं $10 मिलियन उधार देने के लिए ऑथराइज्ड हूँ। इसे आसान बनाएं, हर किसी के लिए इनफ होगा। फिर उन्होंने शुरू किया। ईच बोरोअर को लेंडर का नाम देने के बजाय उसने बस बोरोअर का नाम और लोन की राशि लिख दी और बोरोअर से कहा, आपको बताया जाएगा कि आपका पैसा कहाँ है। उनका मतलब उस बैंक के नाम से था जिससे कर्ज लेने वाले को बाद में पैसा मिलेगा। मैंने 1 या 2 दिन बाद सुना कि मिस्टर मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के भयभीत बैंकरों को बस यह संदेश भेजा कि वे स्टॉक एक्सचेंज को आवश्यक धन उपलब्ध कराएंगे। बैंकों ने विरोध किया, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। हमें पूरी तरह से कर्ज दिया गया है। आपके पास अपना रिजर्व्स है, जेपी ने कहा, लेकिन हम पहले से ही कानूनी सीमा से नीचे हैं। वे चिल्लाए, उनका उपयोग करें। यही रिजर्व्स के लिए है। और बैंकों ने आज्ञा का पालन किया और लगभग $20 मिलियन की सीमा तक रिजर्व्स पर आक्रमण किया। इसने शेयर बाजार को बचाया। अगले सप्ताह तक बैंक की दहशत नहीं आई। वो एक आदमी था, जेपी मॉर्गन था। वे ज्यादा बड़े नहीं आते। वो दिन था जब मैं एक स्टॉक ऑपरेटर के रूप में अपने जीवन के सभी दिनों में सबसे स्पष्ट रूप से याद करता हूँ। यह वो दिन था जब मेरी जीत $1 मिलियन से अधिक हो गई थी। इसने मेरे पहले जानबूझकर प्लान ट्रेडिंग अभियान के सफल अंत को मार्क किया। मैंने जो अनुमान किया था वो पूरा हो गया था। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर यह थी, मेरा एक जंगली सपना साकार हो गया था। मैं एक दिन के लिए राजा रहा था। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल। जब मैं न्यूयॉर्क में कुछ साल रहा था, तब मैं अपने दिमाग को दबाने के लिए सटीक कारण डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज हाउस में उस खेल को हरा क्यों नहीं सकता जिसे मैंने 15 साल के बच्चे के रूप में हराया था। बोस्टन में बकेट की दुकान। मुझे पता था कि किसी दिन मुझे पता चल जाएगा कि क्या गलत था और मैं गलत होना बंद कर दूंगा। तब मेरे पास न केवल सही होने की इच्छा होगी बल्कि मेरे सही होने का अंशों करने का ज्ञान होगा, और इसका मतलब होगा शक्ति। कृपया मुझे गलत न समझें। यह शान का जानबूझकर किया गया सपना या बहुत घमंड से पैदा हुई एक व्यर्थ इच्छा नहीं थी। यह एक तरह की भावना थी कि वही पुराना शेयर बाजार जिसने मुझे फुलरटन के ऑफिस में और होर्डिंग्स में एक दिन मेरे हाथ से खा जाएगा। मुझे बस लगा था कि ऐसा दिन आएगा, और यह 24 अक्टूबर 1907 को हुआ। मैं यह कहने का कारण यह है, उस सुबह एक ब्रोकर जिसने मेरे ब्रोकर्स के लिए बहुत सारा बिजनेस किया था और जानता था कि मैं बैग की तरफ गिर रहा था, सबसे फॉरमोस्ट बैंकिंग हाउस के भागीदारों में से एक की कंपनी में सवार हो गया सड़क में। मेरे दोस्त ने बैंकर को बताया कि मैं कितना भारी ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने निश्चित रूप से अपनी किस्मत को सीमा तक धकेल दिया था। सही होने का क्या फायदा जब तक कि आप उसमें से हर संभव अच्छाई हासिल नहीं कर लेते? शायद ब्रोकर ने अपनी कहानी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अतिशयोक्ति की। शायद मैं जितना जानता था उससे कहीं अधिक मेरे पास था। शायद बैंकर मुझसे बेहतर जानता था कि स्थिति कितनी गंभीर है। सभी आयोजनों में मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मैंने जो कुछ कहा था उसे उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना। आपने कहा था कि बाजार रियल सेलिंग शुरू होने पर 1 या 2 धक्का के बाद करने जा रहा था। जब मैं पास हुआ तो उसने कहा कि वो हो सकता है मेरे लिए बाद में दिन में कुछ करने के लिए
जब कमीशन के घरों को पता चला कि किसी भी कीमत पर 1% भी नहीं है, तो मुझे पता था कि समय आ गया है। मैंने ब्रोकर्स को वेरियस क्राउड्स में भेजा। क्यों? एक समय में यूनियन पैसिफिक के लिए एक भी बोली नहीं थी। किसी कीमत पर नहीं, इसके बारे में सोचो। और अन्य शेयरों में भी यही बात है। स्टॉक रखने के लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें खरीदने के लिए कोई नहीं है। मेरे पास भारी पेपर प्रॉफिट्स था और यह सर्टेनिटी थी मुझे कीमतों को तोड़ने के लिए और भी अधिक करना था। यूनियन पैसिफिक के प्रत्येक 10,000 शेयर और आधा दर्जन अन्य अच्छे डिविडेंड पेइंग वाले शेयरों को बेचने के लिए भेजने के लिए, और जो कुछ भी होगा वो केवल नरक होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दहशत पैदा होगी वो इतनी इंटेंसिटी और कैरेक्टर की होगी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक्सचेंज को बंद करना उचित समझेंगे। जैसा कि अगस्त 1914 में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। इसका मतलब होगा पेपर पर बहुत अधिक मुनाफा। इसका मतलब उन लाभों को एक्चुअल कैश में बदलने में असमर्थता भी हो सकता है। लेकिन विचार करने के लिए अन्य चीजें थीं। और एक यह था कि एक और ब्रेक उस रिकवरी को धीमा कर देगा जिसे मैं समझना शुरू कर रहा था। उस खून खराबे के बाद कॉम्पनसेटिंग इम्प्रूवमेंट। इस तरह की दहशत आमतौर पर देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मैंने अपना मन बना लिया कि चूंकि एक्टिवली रूप से बेरिश जारी रखना नासमझी और अनप्लेजेंट थी, इसलिए मेरे लिए कम रहना अलॉजिकल था। तो मैं मुड़ा और खरीदना शुरू किया। मेरे ब्रोकर्स ने मेरे लिए खरीदना शुरू नहीं किया था, और वैसे मुझे नीचे की बॉटम प्राइसेस जो बैंकर ने मेरे दोस्त के लिए भेजी थी, मैंने आपके लिए भेजा है, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तुरंत अपने दोस्त लिविंगस्टन के पास जाएं और उससे कहें कि हमें उम्मीद है कि वो आज और स्टॉक नहीं बेचेगा। बाजार अधिक दबाव नहीं खड़ा कर सकता है। वैसे भी विनाशकारी दहशत को टालना एक बेहद मुश्किल काम होगा। अपने दोस्त की देशभक्ति की अपील करें। यह एक ऐसा मामला है जहां एक आदमी को सभी के लाभ के लिए काम करना पड़ता है। मुझे तुरंत बताएं कि वो क्या कहता है। मेरा दोस्त तुरंत आया और मुझे बताया। वो बहुत व्यवहार कुशल था। मुझे लगता है कि उसने सोचा था कि बाजार को नष्ट करने की योजना बनाने के बाद मैं उसके रिक्वेस्ट को लगभग $10 मिलियन बनाने का मौका देने के बराबर मानूंगा। वो जानता था कि जिस तरह से उन्होंने जनता को बहुत सारे स्टॉक के साथ जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, उसके लिए मैं कुछ बड़ी तोपों से दुखी था। साथ ही साथ मैंने जो किया वो आ रहा था। वास्तव में बड़े लोग बड़े पीड़ित थे और मेरे द्वारा सबसे नीचे खरीदे गए बहुत सारे स्टॉक फेमस फाइनेंशियल नामों में थे। मैं उस समय यह नहीं जानता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रैक्टिकली रूप से अपने सभी शॉर्ट्स को कवर कर लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने बाजार को प्रभावित नहीं किया तो मुझे सस्ते में स्टॉक खरीदने और कीमतों में नीडेड रिकवरी में मदद करने का मौका मिला। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, वापस जाओ और मिस्टर ब्लैंक से कहो कि मैं उनकी बात से सहमत हूं और उनके द्वारा आपके लिए भेजे जाने से पहले ही मुझे स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से एहसास हो गया था। मैं न केवल आज और स्टॉक नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं अंदर जा रहा हूं और जितना ले जा सकता हूं उतना खरीदूंगा। और मैंने अपनी बात रखी। मैंने उस दिन लॉन्ग अकाउंट के लिए 1 लाख शेयर खरीदे। मैंने 9 महीने तक एक और स्टॉक कम नहीं बेचा। इसलिए मैंने दोस्तों से कहा कि मेरा सपना सच हो गया और मैं एक पल के लिए राजा बन गया। उस दिन एक समय में शेयर बाजार निश्चित रूप से किसी की दया पर था जो इसे हथौड़ा करना चाहता था। मैं शान के भ्रमों में नहीं डूबता। वास्तव में आप जानते हैं कि मुझे बाजार पर छापा मारने का आरोप लगने के बारे में कैसा महसूस होता है और जिस तरह से मेरे कार्यों को गली की गपशप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मैं इससे ठीक आकार में निकला। अखबारों ने कहा कि लैरी लिविंगस्टन, द बॉय प्लंजर ने कई करोड़ कमाए थे। खैर, उस दिन बिजनेस बंद होने के बाद मेरी कीमत 1 मिलियन से अधिक थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत डॉलर में नहीं बल्कि इंटैंजिबल में थी।
मैं सही था। मैंने आगे देखा था और एक स्पष्ट योजना का पालन किया था। मैंने सीखा था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए एक आदमी को क्या करना चाहिए। मैं गैम्बलर क्लास से परमानेंटली रूप से बाहर हो गया था। आखिर में मैंने बड़े पैमाने पर समझदारी से ट्रेड करना सीख लिया था। वो मेरे लिए दिनों का दिन था।